नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आरपीएससी फर्स्ट टाइम सुरेश दहिया यूट्यूब चैनल पर। आप सबका जो इतना स्नेह और सहयोग मिल रहा है उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा, वो अधिकतर विद्यार्थियों के समक्ष एक समस्या के रूप में, एक प्रश्न के रूप में उपस्थित होता है। जब वो तैयारी करना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें लगता है कि जब उनका पाठ्यक्रम बहुत लंबा हो या जिस भर्ती परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनका किस प्रकार से रिविजन किया जाए, और दो पेपर हो तो उनको कैसे साथ लेकर चला जाए, और रिवीजन की क्या रणनीति हो सकती है, तथा ऐसे कौन से अतिरिक्त प्रयास हो सकते हैं हमारी तरफ से, ऐसे कौन सी एफर्ट हम लगाए ताकि हमारे अंकों में सुधार हो सके। तो दोस्तों, इन समस्त प्रश्नों को लेकर आज मैं इस वीडियो में आपकी समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। और उसके पश्चात भी यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखें और मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, जब हम किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो उसके सिलेबस में लगभग वो एक विस्तार रूप में हमारे सामने होता है, तो हमें लगता है कि इनको कैसे मैनेज किया जाए। जैसे मैं आज इस वीडियो को मोटे तौर पर वरिष्ठ अध्यापक के दोनों प्रश्न पत्रों को साथ में कैसे मैनेज किया जाए को लेकर चलूंगा। तो आप यदि किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसके अनुसार इसको मैनेज कर सकते हैं कि कैसे शुरुआत की जाए, कैसे बाद में उस टाइम टेबल को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मान लो कि आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, तो वरिष्ठ अध्यापक की जब आपने तैयारी प्रारंभ की है तो उसका सिलेबस कहीं ना कहीं थोड़ा विस्तृत है, दो प्रश्न पत्र होते हैं। तो प्रारंभ में हम सारे सब्जेक्टों को लेकर एक साथ नहीं चल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि जब हमने पहली बार तैयारी प्रारंभ की है तो आप अपने जो दिन मान लो कि सुबह से 1 बजे से पहले की एक शिफ्ट और उसके बाद की दूसरी शिफ्ट, उन दो शिफ्टों को 4 भागों में आप बांट सकते हैं। मान लीजिए आप सुबह के शिफ्ट में यहाँ तक 2 भागों में बांटा है मैंने, वहाँ साहित्य को 2 से 3 घंटे के मध्य और साहित्य को 2 से 3 घंटे के मध्य, और बाद में ये भी 2 से 3 घंटे, और व्याकरण को मान लो 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आप 4 सब्जेक्ट को पहले साथ लेकर चले। क्योंकि जब आप पहली बार किसी विषय को पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें सारी चीज़ें याद भी करनी होती है और उन्हें समझना भी होता है, तो टाइम भी लगेगा। और 1 से 2 घंटे में हमसे लगभग 4 या 5 पेज पढ़ी जाती है। तो अगर हम पहले ही समय को विस्तार देते हुए पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो पुस्तकें बहुत जल्दी हो जाएगी और कहीं ना कहीं उनको जो चीज़ें याद करनी है वो हमें याद भी होगी। अगर हम शुरुआत में ही इनको एक घंटे में बांट रहे हैं तो हम उतना इनको अध्ययन नहीं कर पाएंगे या कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो समय को जो है एक मोटे तौर पर बांटा है। जैसे आप 4 सब्जेक्टों को लें, और ये ऐसा है कि 4 सब्जेक्ट जब आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1 महीने 20 दिन में आपका ये कवर हो जाएगा। और ये कवर होने के बाद अब 1 महीने में के पश्चात आप इसमें 4 सब्जेक्टों को चेंज करके नए जो 4 विषय है वो यहाँ चेंज करें। जैसे आप मान लीजिए कि हिंदी का प्रश्न पत्र है उसको हम मोटे तौर पर 5 भागों में बांट सकते हैं। साहित्य, काव्य शास्त्र, व्याकरण, रचनाएं और शिक्षण विद्या, इन 5 भागों में बांट सकते हैं। तो इनमें से 3 आप ले लें हिंदी के, और यहाँ अगर 4 की जगह आप 5 शिफ्ट भी करें तो 5 में से 2 आप ले लें फर्स्ट पेपर को हम मोटे तौर पर राजस्थान जीके में, इंडिया जीके, साइकोलॉजी और वर्ल्ड जीके में बांट सकते हैं। तो 2 आप इसके ले लें और 3 इसके ले लें, यानी कि अपने सब्जेक्ट का जो समय है वो थोड़ा पहले प्रश्न पत्र से अधिक रखें, क्योंकि उसका सिलेबस भी है वो कहीं ना कहीं विस्तार रूप में हमारे सामने होता है। तो ऐसे करके जब आप 2 महीने तक अध्ययन करेंगे तो आपका कम से कम 70% सिलेबस 2 महीने में कवर हो जाएगा। और अगली बार में आप मान लो कि 2 महीने में आपने ये कवर कर लिया है, तो 2 महीने के पश्चात आप इसके स्थान पर जो आपके सब्जेक्ट बच गए हैं उसको ऐड कर दें। 5 मान लो हिंदी के हैं और 4 मान लो फर्स्ट पेपर के हैं, तो 9 भागों में हम अपने सिलेबस को बांट सकते हैं मोटे तौर पर। तो 9 भागों में बांटिए और पहले में आप 5 भाग को लीजिए। और 5 भाग ऐसे नहीं है कि कवर नहीं होंगे, क्योंकि आप 2-2, 3-3 घंटे दे रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ही कवर हो जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे तो बहुत जल्दी कवर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कवर होंगे। मान लो कि आप पढ़ते पढ़ते राजस्थान व्याकरण को पहले ही क्लियर कर देते हैं, तो व्याकरण के स्थान पर आप इसमें से उठाकर साइकोलॉजी को ऐड कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मैं करता था। मेरा ऐसा था कि सुबह से जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था तो सबसे पहली जो शिफ्ट में थी मैं हमेशा 1 घंटा साइकोलॉजी को दे देता था। तो इसमें से आप निकाल के 1 घंटा साइकोलॉजी को दे दें और बाकी वाले 4 सब्जेक्ट अन्य सब्जेक्ट ऐड कर दें। तो ऐसे करते करते मान लो कि 1 महीना 15 दिन और 1 महीना 15 दिन में आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं, तो 3 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं एक मोटे तौर पर आईडी के रूप में बता रहा हूँ, आप इसको 2 महीने में भी कवर कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड तेज होगी तो, या आपने पढ़ाई में निरंतरता रखी तो।
तो पहली बार जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सिलेबस को एक मोटे तौर पर बांटें, विषयों को थोड़ा अधिक समय दें ताकि हम उसको कम समय में ही कवर कर पाए। और मान लो कि अब एग्जाम हो गया, अब आपके पास 2 महीने बचे हैं, तो अंत महीने जब कम समय आए तो अब आप विषयों की संख्या को अधिक करें। जब आपका एक बार सिलेबस हो गया है, मान लो आपने एक बार सिलेबस 2 महीने में पूरा कर लिया है, अब यहाँ आप इसके समय को कम कर लीजिए। जहाँ इसको आप 2 या 3 घंटे दे रहे थे तो 1 से 1 घंटा या 30 मिनट, 1.5 घंटा देना प्रारंभ कर दें, तो आपके इन 4 सब्जेक्ट के स्थान पर 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो 100% सिलेबस है वो भी कवर होगा। अब उसमें क्या कितना समय आएगा, 1.5 घंटा आए, और 1.5 घंटे में भी आपको पढ़ने में सुविधा होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक बार सिलेबस को कर रखा है, तो सिलेबस को या विषय को समझने में आपको उतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। विषय को पढ़ने के हेतु आपको उतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार उसको पहले पढ़ रखा है। तो पहले आप सिलेबस को मोटे तौर पर एक बार कवर करने की कोशिश करें, उसके बाद समय की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा कम करें और विषयों की संख्या है उसे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे करते करते आप अपने सिलेबस को पूर्ण कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था। और एक तरीका ये होता है, जैसे आप 4 पढ़ रहे हैं और आपने कोई नई किताब ले ली है, तो इनमें आप मान लो 2-2 घंटे दे रहे हैं, इनको 3-3 घंटे देना स्टार्ट कर दें। मान लो कोई हार्ड है तो उसको 3 घंटे दें, किसी को 2 घंटे दे दें। ऐसे करते करते आपको अपनी सुविधा के अनुसार मैनेज करना है। यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट या किसी विषय को बहुत ही जल्दी कवर कर पा रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा कम समय दे दें, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको थोड़ा अधिक समय दे दें। तो इस प्रकार आप अपने सिलेबस को कम कर सकते हैं। और दोस्तों, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जब एग्जाम से नज़दीक है, हालांकि अब थोड़े दिनों में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग का वरिष्ठ अध्यापक का प्रश्न पत्र होने वाला है, तो उससे पूर्व एग्जाम से पूर्व आपको कौन से सब्जेक्ट टॉपिक पर ऐसे हाईलाइट करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके हमें शॉर्ट्स नोट्स बनाकर रख लेने चाहिए, और ऐसे कौन से अतिरिक्त प्रयास है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ज्योग्राफी में, मान लो मैं हमेशा ऐसा करता था कि सिलेबस जब मैं निकाल रखा था तो उसके पेपर के पीछे ही ऐसे टॉपिक्स जो होते थे जिनको मुझे लगता था कि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, यानी जो एग्जाम में मुझे प्रश्नों में कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न कर सकते हैं और जो याद नहीं रहेंगे, जैसे मैं जनगणना है, पशु जनगणना है, आर्थिक समीक्षा है, वन रिपोर्ट है, या विश्व की जनसंख्या के भी जो नोट्स होंगे, या जो पर्यावरण दिवस है उनके जो ये टॉपिक जो थे वो जस्ट 2 दिन पहले मैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लेता था। क्यों? क्योंकि लगभग हर एग्जाम में ये तय है कि जनगणना हुई, पशु जनगणना है, आर्थिक समीक्षा है, इनसे जो प्रश्न आने हैं वो 100% आते ही है। तो ऐसे टॉपिक्स जो 100% आने वाले हैं और जो आंकड़ों से संबंधित प्रश्न हैं उनको आप एक पेज पर लिख लें, यानी कि अपने सिलेबस के साथ ही स्टार लगाकर ऐड कर लें, ताकि उनको आप अंतिम समय में रिवाइज करना ना भूलें। ये आपको अधिक प्रॉफिट देंगे। और अगर आपने 2 महीने पहले इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है तो ये आप कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय उत्पन्न होता है और इन टॉपिकों को आप भूल भी सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स, हाईलाइट जो टॉपिक है उनको आप हाईलाइट करके रखें और लास्ट में उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। और इसके बाद जो अंत समय में हमें रिवीजन करना चाहिए या क्वेश्चन करने चाहिए, तो दोस्तों जब एग्जाम हो, अब एग्जाम से मान लो 30 दिन बचे हैं, एग्जाम से 30 दिन पहले की रणनीति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये मैंने महसूस भी किया है। जब मैंने 4 एग्जाम दिए थे तो उससे में मेरे 30 दिन की क्या रणनीति होती थी, और अभी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जब एग्जाम दिया तो मेरी जॉब लग चुकी थी, और तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो इन 30 दिनों की जो भूमिका है वो मैंने वास्तव में महसूस की है कि इन दिनों में जो पढ़ाई की है वो परीक्षा में आपके प्रश्नों के मध्य जो 2 विकल्पों के मध्य, 3 विकल्पों के मध्य आपके जो संशय होता है वो 30 दिनों में अगर आप किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, उसी का कारण होता है कि वो आपको कंफ्यूजन होता है। अगर आप पूरे सिलेबस को 30 दिनों में टच करने की कोशिश करते हैं तो वो परीक्षा में आपके पास संशय उतना उत्पन्न नहीं होता है। तो रिवाइज करने का भी दोस्तों क्या तरीका होता है, जैसे आपके मैंने वरिष्ठ अध्यापक के सिलेबस को 9 भागों में बांटा है, तो 9 भागों में से आपके ऐसे 2 या 4 विषय आपके ऐसे होंगे जिन पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी होगी। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है कि जिसके सारे सब्जेक्ट कमजोर होंगे नहीं, क्योंकि आपने 4 से 5 महीने या 6 महीने तैयारी को दी है और अंतिम महीने की रणनीति है। तो आपके 2 या 4 जो भी सब्जेक्ट है बहुत अच्छे हैं, मान लो कि आपकी साइकोलॉजी या राजस्थान जी की बहुत अच्छा हो रखा है, तो आप उनको स्किप कर दीजिए। यानी कि 30 दिनों में आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप भी इस बात से बेगे होंगे कि राजस्थान जी के है वो चाहे कितनी भी परीक्षा है उनमें कभी भी इतने हार्ड लेवल पर नहीं पूछा जाता है। तो आप लास्ट स्तर में आते आते राजस्थान जीके की पुस्तकों को लेकर पढ़ना शुरू ना कर दे। हाँ, या टेलीग्राम या कहीं पर आपको 100 पेज के नोट्स मिल जाए तो आप उनको एक बार से निकाल सकते हैं, उसकी कोई बड़ी दुविधा नहीं होगी। पर आप बड़े बड़े ग्रंथ लेकर लास्ट दिनों में ना बैठे।
लास्ट दिनों में आप उन टॉपिकों को लेकर बैठे, जैसे है अब काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र को आप पढ़ सकते हैं। साहित्य को आप एक स्पीड में रिवाइज करना है। अब उसमें जहां आपकी जैसी स्पीड यहाँ पर है वैसी स्पीड यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ स्पीड आपकी कहीं ना कहीं बहुत तेज होनी चाहिए। तो आप लास्ट के 30 दिनों में कम से कम 70 से 80% सिलेबस को टच करने की कोशिश करें। इजी सिलेबस जो है, इजी विषय जो है, आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो गए 25 दिन में आपको इसको रिवाइज करना है। और इसके बाद जो 3 या 4 दिन है, 3 या 4 दिन विशेष तौर पर इन टॉपिकों को देने हैं जो आपको लगता है कि अंकों से संबंधित है या आंकड़ों से संबंधित है, जो आपको भूलने की आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं। तो ऐसे टॉपिकों को आपने हाईलाइट पहले कर ही रखा है और एग्जाम से जस्ट 3 या 4 दिन पहले पढ़ ले। अगर इसमें आप चाहे तो जो महासागर होते हैं, महासागरों से संबंधित पढ़ सकते हैं। या एक होता है पर्यावरण की समस्या है। पर्यावरणीय समस्याओं में जैसे दोस्तों एक इस बात को विशेष ध्यान दें कि पर्यावरणीय समस्याएं जिस भी परीक्षा, भर्ती परीक्षा में सिलेबस है, उसमें जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है, पर्यावरण दिवसों की थीम। यानी कि जो पर्यावरण के संबंधित दिवस है, जैसे ओजोन दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, इन दिवसों की थीम क्या है वो आप एक पेज पर विशेष, जैसे महत्वपूर्ण जो दिवस है वो 10 से 15 ही होंगे, एक लिस्ट बना कर रखें, इनको आप अवश्य पढ़ कर जाएं। और पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित जैसे कोई सम्मेलन होता है, जैसे कॉप हो गया, ओजोन सम्मेलन हो गया, वो सम्मेलन भी आप देखें। जैसे कॉप 37 आयोजित हो रहा है तो उसकी थीम क्या है और वो कहाँ आयोजित हो रहा है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पर्यावरणीय समस्याओं में अधिकतर ऐसे प्रश्न करंट से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस विषय पर बात की कि मैंने आपको कैसे सिलेबस करना चाहिए। सिलेबस को एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ कि ऐसे टॉपिकों को आपको हाईलाइट करना है जो जहां आपको लगता है कि आप जल्दी भूल सकते हैं या आप अधिक दिनों तक उसको याद नहीं रख पा रहे हैं, तो उनको लिख लें एक जगह पर और उनकी एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले रिवाइज करें। और एग्जाम से 25 दिन पहले आप किसी भी प्रकार की कोई टेस्ट सीरीज नहीं दें और खाली अपने सिलेबस को कवर करने की, रिवीजन करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम अंतिम समय में किसी भी टेस्ट पेपर को लेकर बैठते हैं और मान लो कि आपको वो टेस्ट पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके मस्तिष्क पर एक प्रेशर डालता है और 1 से 2 दिन आपकी वो खर्च कर देता है। तो आपको जितने भी प्रैक्टिस करनी है, जितने भी क्वेश्चन करने हैं, वो आप 30 दिन से पहले, एग्जाम से 30 दिन पहले, जो आपने 6 महीने तैयारी किए, आप खूब जमकर तैयारी कीजिए, खूब जमकर आप प्रश्न सॉल्व कीजिए, पेपर दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए। पर 30 दिन पहले आप ऐसे क्वेश्चन करने की गलती ना करें। 30 दिन पहले की हुए क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आने वाले। और आप भी इस बात से जानते होंगे कि एग्जाम एज इट इज कभी उन पुस्तकों पेपरों में छपने वाले नहीं है। तो आपको रिवाइज ही करना चाहिए। रिवाइज करने से आपके जो संशय होता है, अधिकतर विद्यार्थियों की समस्या यही होती है कि दो विकल्पों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा तो खाली इस रिविजन के तरीके से होगा। और दोस्तों कुछ ऐसे इफेक्ट भी होते हैं, कुछ ऐसे प्रयास हम कर सकते हैं जिससे हम अपने जो अंक हैं उनको बढ़ा सकते हैं। तो उससे संबंधित मैं अगली चर्चा करूंगा। अतिरिक्त प्रयास हम क्या कर सकते हैं जैसे हम अपने अंकों को सुधार कर सके। जैसे हम वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो पहला प्रश्न पत्र है तो उसमें दोस्तों पर्यावरणीय समस्याएं हैं और विश्व की जनगणना है, आर्थिक समस्या है, या भारत की सेवा क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, उससे संबंधित तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, उनको लेकर हम दृष्टि की वेबसाइट डेली, जहां आपको अगर डेली आप जाते हैं ब्राउज करते हैं तो आपको 1 या 2 लेख ही मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। तो आप डेली 2 से 3 महीने तक अंतिम में, मतलब आपको लगता है कि अब मेरी पढ़ाई हो चुकी है और रात को मैं सोने वाला हूँ, सोने से पहले आप 1 घंटा इन अतिरिक्त प्रयासों के लिए रिजर्व रख सकते हैं। 1 घंटे को आप अलग तौर पर रखें। तो 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, दृष्टि की वेबसाइट पर देखें ऐसे टॉपिक्स जो है जो आपको लगता है कि हार्ड है और अभी आपको नहीं आएंगे, ऐसे टॉपिकों को आपको तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि आप उनसे आगे जा सके। तो जो इंडियन इकोनॉमिक्स है और पर्यावरणीय समस्याएं हैं या आर्थिक आंकड़ों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं या करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, वो आप दृष्टि की वेबसाइट पर देखते रहे, जैसे दिवसों की थीम वगैरह है। तो डेली आप 15 से 10-15 मिनट इस वेबसाइट को ब्राउज जरूर करें और ऐसे टॉपिकों को आप लिखते रहे। एक अलग से ऐसी कॉपी बना लें जिसमें आपको हाईलाइट टॉपिक जो है वो आपको लिखने चाहिए। तो मैं डेली या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे वेबसाइट को देखता था और ऐसे इन चीज़ों को लिख लेता था जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती थी। जैसे संस्कृत विभाग में एक प्रश्न आया था कि विश्व की जनसंख्या कितनी है, उस मिलियंस में थी, और मैंने दृष्टि की वेबसाइट से एज इट इज जो क्वेश्चन पढ़ा था और मैंने कितनी गाइडें भी पढ़ी थी और अन्य नोट्स भी पढ़े थे, वो कहीं से प्रश्न नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं हम अगर कुछ अतिरिक्त प्रयास करते हैं तो हमें उससे सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों आपको पहले कैसे समय की व्यवस्था बनानी चाहिए, उसके पश्चात आपको समय व्यवस्था कैसे हो सकती है, और अंतिम दिवसों की आपकी क्या रणनीति हो सकती है, हमें कौन कौन सी टॉपिकों को अंतिम दिन में पढ़ना चाहिए और हमारे अतिरिक्त प्रयास क्या हो सकते हैं।
इसके साथ ही आप जो अंत में मान लो 30 मिनट तक आप वेबसाइट पढ़ रहे हैं या आप कहीं से कोई लेख पढ़ रहे हैं और उसके अलावा जो 30 मिनट है उसमें ऐसे सब्जेक्ट जिनको आप समझ नहीं पाए हैं, मान लो कि आपने काव्य शास्त्र पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सोते समय आप 30 मिनट तक काव्य शास्त्र को पढ़ ले। कहाँ से पढ़ ले? इंटरनेट से पढ़ ले, या टेलीग्राम पर कोई नोट्स है उससे भी पढ़ ले। यार ऐसा नहीं है कि हमें अपनी जो विषय वस्तु है उसी पर ही संकुचित होना है। मान लो कि आपकी पुस्तक है काव्य शास्त्र को आपने पढ़ लिया है और आपको वहाँ लग रहा है कि थोड़ी बहुत मुझे कम समझ में आ रही है या थोड़ा उसमें कम विस्तार है, तो आप उसको टेलीग्राम पर नोट्स पर देख ले या इंटरनेट पर सर्च कर दे। मान लो कि किसी अलंकार की परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, मान लो कि किसी अलंकार का एक ही उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में आपकी गाइड में दे रखा है, तो आप सर्च करके देखें। तो आपको ऐसे प्रयास करने ही चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं और हिंदी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी में कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका आपको अर्थ नहीं आ रहा है, तो आप उसको ऐसे ना करके स्किप कर दे, इग्नोर कर दे। आपको उन शब्दों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार तो ऐसे प्रश्नों में भी ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। तो ऐसे शब्दों को आप गूगल पर सर्च करें जिससे उसका अर्थ आपको समझ में आए और आप उस अर्थ को समझ सके। और कोई ऐसा अर्थ नहीं आ रहा तो आप टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करके ये छोटे छोटे जो अतिरिक्त प्रयास होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपनी सफलता में एक आधार भूमि प्रदान करते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के बाद अब हम बात करेंगे कि कैसे अंतिम समय में हम अपने खुद को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो 30 दिन में 25 दिन का रिवाइज और 3-4 दिन में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले अपनी पढ़ाई को है ना छोड़ देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम से एक दिन पहले अपने नोट्स को लेकर बैठ रहे हैं, तो वहाँ हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये भी टॉपिक मुझे याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, वो भी करना है, ये कवर नहीं हुआ, वो कवर नहीं हुआ। तो इस चक्कर में वो हमारे एक दिमाग पर प्रेशर डालता है। तो आप ऐसे हरकतें ना करें कि लास्ट में आप एक दिन में हमें ये लगता है कि अब तो सारे सिलेबस को मान लो रिवाइज कर ले, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले अपने जो भी पढ़ा है उस पर विश्वास करते हुए अपनी पुस्तकों को विराम दीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। बस उसी से जो होना है वो हो चुका, जो आपको पढ़ना था वो आपने पढ़ चुका। अब एक दिन में ऐसे कुछ ना कुछ होने वाला नहीं है, वो खाली आपके मस्तिष्क पर एक प्रकार का दबाव ही डालेगा। तो एक दिन पहले आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर जैसे मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ऐसे करें तो आपको एक अलग सी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ रखा है। और लास्ट में आप उन पुस्तकों को लेकर ऐसे कंफ्यूजन बना रहे कि ये मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, विश्वास करें कि ये मैंने पढ़ा है और बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा है। और एक पुस्तक को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ने की कोशिश करें ताकि वो आपका कवर हो सके। इसके बाद ये वीडियो अब बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि एक दो भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक समय पूरी रणनीति बनाएं ताकि ये वीडियो लंबा भी हो जाए। तो जिसको भी जो अभ्यर्थी सीरियस है वो वीडियो को अंत तक देखते रहे और बाकी राम भरोसे है। अब इसके बाद आता है कि हम टेस्ट सीरीज कहाँ से करें या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, मान लो कि आपने 4-4 घंटे में मैंने आपको डिवाइड करने का बताया था, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करता था। मान लो ये 4 टॉपिक हमने यहाँ लिए हैं मोटे तौर पर, जो हमने लिए थे 1, 2, 3 और 4। अब पहले आप जब 2 या 3 महीने पढ़ रहे हैं, पहली बार आप सिलेबस कर रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का उतना फायदा नहीं हो पाएगा। हाँ, जो पुस्तकों के पीछे दे रहे होते हैं उनके प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। अतिरिक्त जैसे ना हो कि आप टेस्ट सीरीज के अनुसार तो मुझे पढ़ना शायद ठीक नहीं लगता है। क्योंकि आपने क्वेश्चन को कवर ही नहीं कर रखा है, आपने सिलेबस को पढ़ ही नहीं रखा है। तो सिलेबस को पढ़ ही नहीं रखा है तो आपके क्वेश्चन कैसे सही हो सकते हैं? सामान्य सी बात है कि आपके सही नहीं होंगे। टेस्ट सीरीज तो कम से कम 1 या 2 महीने के बाद देनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज का सही उपयोग के लिए अगला वीडियो में बनाऊंगा। वैसे तो मान लो कि आपने यहाँ पढ़ा था साइकोलॉजी, यहाँ पढ़ा था साहित्य, यहाँ पढ़ा था व्याकरण। अब आपने 2 महीने बाद या 1 महीने बाद इन चारों सब्जेक्टों को पूरा कर लिया है। इसके स्थान पर आप अगले जो 4 टॉपिक है वो ला रहे हैं। तो अगले 4 जो टॉपिक ला रहे हैं उनमें से खाली 30-30 मिनट, चारों शिफ्टों में से 30-30 मिनट को अलग करना है। क्या करना है दोस्तों? अलग करना है। जैसे आप 2.5 घंटे पढ़ रहे थे तो 2 घंटे आप वहाँ पढ़े और 2 घंटे में से 30 मिनट का समय आप निकाल लें। 30 मिनट का समय जब आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपके इन चारों के क्या करने हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। जैसे व्याकरण के लिए क्या म्याई की बहुत अच्छी आती है, साइकोलॉजी के लिए पुराने ओल्ड पेपरों की बहुत सारी किताबें आती है, कोई भी आप ला सकते हैं। राजस्थान जीके के लिए तो अथा है। और जो ज़्यादातर अगर आप राजस्थान जीके में ऑब्जेक्टिव करना चाहेंगे तो मैं सलाह दूंगा जो पुराने पेपर है उनको ही रिवाइज करें, क्योंकि अधिकतर प्रश्न राजस्थान जीके में रिपीट ही होते हैं। और हमेशा एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब आप ऑब्जेक्टिव किताब खरीद रहे हैं तो ऐसी ही खरीदे जिसके नीचे व्याख्या दी हुई हो। अगर किसी ऑब्जेक्टिव किताब में नीचे व्याख्या नहीं दी गई है तो उस पुस्तक का उतना लाभ हमें नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर हमने प्रश्न को हल किया है और वो मान लो हमारा गलत हो रहा है
और उसके बाद भी वो हमारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का फायदा ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव जो पुस्तकें होती है वो हमेशा ऐसी खरीदे जिनके नीचे व्याख्यात्मक हल दिया हुआ हो, ताकि वो प्रश्न आपका एक बार गलत हो तो दूसरी बार उसके गलत होने का चांस ना रहे। तो ऐसी पुस्तकों को ही खरीदे और मॉडल पेपर खरीदे तो भी एक स्टैंडर्ड खरीदे। ऐसे नहीं है कि किसी का कुछ दे रखा है। कई दो बार मैंने एक बार मॉडल पेपर में ले आया था तो उसमें बहुत सारे गलत दे रखे थे, तो वो भी हमारे मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है और हम मान भी लेते हैं कि ये इसका उत्तर सही है, पर कई बार वो सही नहीं होते। तो गुणवत्तापूर्ण सामग्री को ही चयन करें और वाक्यात्मक हल वाले मॉडल पेपर या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बुक होती है वही लेने का प्रयास करें। तो 4 में से मैंने अभी आपको बता दिया, पहले आप 4 विषयों को क्लियर करें। 4 विषयों का मान लो आपने 3-3 घंटे में समय में आपने पढ़ा है। अब 1 महीने बाद उन 4 विषयों को आप चेंज कर ले। 4 विषय आप 2-2 घंटे पढ़ रहे थे, अब इसको चेंज करके आप नए 4 विषय ला रहे हैं 3 घंटे। तो यहाँ मान लो आप 1.5 घंटा पढ़े, यहाँ 3 घंटे यहाँ पढ़ रहे थे तो यहाँ 2 घंटा पढ़े और अतिरिक्त में आपको 30 मिनट निकालने और 30 मिनट में आपको क्या करना है, जो पुराने आप पढ़ रहे थे विषय उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने हैं। कहाँ शुरू करने हैं? जब आपने इनकी थ्योरी कर ली है तो थ्योरी करने के बाद आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। इसका फायदा आपको ये होगा, आपके मन में ये भी नहीं आएगा कि मैं जो पुराने विषय है उनसे पिछड़ रहा हूँ या पुराने विषय में भूल रहा हूँ। क्योंकि आप 30 मिनट तक उनके 30 मिनट में कम से कम 20, 25 या 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो आप पुराने सब्जेक्ट से भी टच में रहेंगे और नए विषय की आप थ्योरी करते रहेंगे। तो अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो क्वेश्चन के माध्यम से आप पुनः उनको रिवाइज करते रहेंगे। तो ऐसे चक्रीय व्यवस्था में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। पहले आप 4 सब्जेक्ट को लें, पुनः एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले आपने 4 सब्जेक्ट लिए, उनको आपने कवर किया, फिर उनको आपने चेंज करके 1 महीने बाद अन्य 4 सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किए। पहले में अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे थे तो चारों शिफ्ट में से आधा घंटा निकालें और आधा घंटे में से पहले के सब्जेक्ट जहां आप थ्योरी करे थे उनके अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर दें और नए जो विषय उनकी आप थ्योरी प्रारंभ कर लें। इससे आप अपने पूरे सिलेबस से जुड़े रहेंगे और इसका मतलब ये है कि आधे सब्जेक्ट के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल रहे होंगे और आधे की आप थ्योरी कर रहे होंगे, तो आप पूरे सिलेबस से टच भी रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहेगा। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जैसे मान लो आपको समय मिलता है तो आप 15 से 20 क्वेश्चन निकालें, राजस्थान की बहुत सारी टेलीग्राम को आप लेंगे और तो उन पर आप देखें 15 से 20 क्वेश्चन निकाल दें, महीने के 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो राजस्थान की जैसे जो टॉपिक है उनको आप टेलीग्राम से कवर करने की कोशिश करें। ये आपके बहुत सारे अच्छा प्रयास होंगे जो आपको बहुत फायदा देंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे प्रश्न भी पूछ सकते हैं और ऐसे विषय पर आपकी आकांक्षा या प्रश्न हो या किसी पुस्तक के विषय में 2 पुस्तकों के विषय में आपको कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, तो ऐसे प्रश्न आप कमेंट के माध्यम से अपनी सलाह दे सकते हैं। और वीडियो के माध्यम से भी, वीडियो में भी आपको कमी लगे, क्या सुधार होना चाहिए या किसी प्रकार की आप एडवाइस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप सब प्रेम